सो वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ कॉफी एंड स्टार्टअप। पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं डॉक्ट्यून्स के फाउंडर्स कुणाल एंड देवांग। हेलो भैया। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग अस। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 30 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। जब पहली बार ये चीज़ पता लगी थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मतलब काफ़ी खुशी का माहौल था। तो ये तो है, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक देखा जाए फर्स्ट कॉल किसको लगाया? तो। कुणाल को। हमारे पास, मेरे को अच्छे से आते हैं, मेल आया था मेरे पास करीब 12 बजे करीब, 12:30 बजे करीब मेल आया था। और फिर पहले मैंने मेल 10 बार चेक करा। मैंने कहा हाँ मतलब बिल्कुल सही है ना, कहीं कुणाल को कॉल करूँ और कहीं तो फिर मैंने कुणाल को कॉल करा तो फिर कुणाल भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और फिर हमने अपने घर वालों को बताया। तो बात काफ़ी अच्छा घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब फोन किया तो उछले मम्मी को लगाया, पापा को, किसको लगाया? कॉल नहीं करा एक्चुअली। मैं जब पापा मम्मी जब आए शाम को तब मैंने उनको बताया कि हाँ हमारा सिलेक्शन, मतलब इन बिटवीन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। उनको पता था कि पिचेस हो रही हैं और रिजल्ट आने को है वगैरह सब कुछ, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स थी कि हाँ मतलब कुछ रिजल्ट आने वाला है। तब आके बताया तो फिर काफ़ी मतलब खुश हुए घर वाले और मतलब काफ़ी अच्छा माहौल था। फिर हम फैमिली डिनर करने गए शाम को। कितनी बार परेशान करता है आपको दिन में ऐसे कॉल करके? हमारी लगभग मतलब हर रोज 2-3 बार तो कॉल हो ही जाता है बात। कई घंटे। हाँ, 1 घंटा तो मिनिमम। वैसे तो हम ऑफिस साथ में जाते हैं हम एक दिन के 8-10 घंटे साथ ही रहते हैं। लेकिन हाँ मतलब कुछ कभी ऑफ, जैसे कुछ रात को कुछ हमारे पास मेल आए कि आपका इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, या कुछ रात को कुछ प्रोग्रेस हुआ है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें आती है तो फिर हम रात को डिस्कशन करते हैं वगैरह। लेकिन जब ये रिजल्ट आया, जब हमारे पास ऑफिस स्पेस नहीं थी, जब हम घर से ही काम करते थे मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए जब मैंने बताया तो फिर हमारी काफ़ी लंबी बात हुई थी। वो हमने वहीं पे सोच लिया था मैंने कहा कि ये पैसे कहाँ पर कितने यूटिलाइज करने हैं, उससे हमको क्या चीज़ें अचीव करनी है वगैरह। तो उसी कॉल पे हमने एक पूरा बेसिक रोड मैप बना लिया था। कि आगे जाके क्या करने वाले हो? हाँ 1 जी, साल 2 साल 30 लाख कहाँ इन्वेस्ट करना है पूरा आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो स्कूल लाइफ कैसी थी आप लोगों की? क्या करते थे? नॉटी टाइप के थे या फिर वो नर्ड टाइप के? जी सर वो क्या सीन था? स्कूल लाइफ तो जैसे हम दोनों ज्ञान विहार से हमने हमारी स्कूलिंग करी है। मालवीय नगर में स्कूल था हमारा। सेम क्लास? हाँ, मैं एक्चुअली 7th क्लास में आया था स्कूल में। मैं 6th क्लास में एडमिशन लिया था मैंने। लेकिन हम दोनों साथ में 9th क्लास में आए थे। 9th क्लास से हम बेंचमेट थे। 9th क्लास में जब हम सेम सेक्शन में आए, फिर उसके बाद से मैं और कुणाल हमेशा एक बेंचमेट थे। और हमारे मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो हमारी ना मतलब इंक्लाइंड थी। हमारा एक ना वो सेट ऑफ माइंड था जो हमारा बहुत कॉमन था। हमको सेम इंटरेस्ट, हमको सेम स्पोर्ट्स, सेम सब्जेक्ट और बहुत चीज़ें मतलब बहुत सिमिलर सी थी हमारे बीच में। तो वो एक मतलब बॉन्ड काफ़ी अच्छा बन गया था शुरुआत से। मतलब जेन जी के वर्ड्स में वाइब मैच हो रही थी आपकी दोनों के साथ में कह काफी टाइम सकते से। हो। फिर उसके बाद से मतलब हम 9th से बेंचमेट थे, फिर 12th तक हम रहे। और 11th में ही हमने कुछ सोचा था कि जब स्कूलिंग ख़त्म होगी या आगे चल के कभी हम खुद की कंपनी खोलेंगे, क्योंकि उस समय स्टार्टअप्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में हमको पता लगने लगा था। और मतलब काफ़ी मतलब हम इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी फैसिनेटेड थे हमेशा से कि आगे चल के कभी खुद की कंपनी खोलेंगे। और एक वो चीज़ में हमने थोड़ा सोच रखा था। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद हमने हमारी कंपनी चालू करी। तो कोड किसने लिखा था आपका स्टार्टिंग का पहला कोड? आप लोग ही थे या फिर किसी को हायर किया था आप लोगों ने स्टार्टिंग से? नहीं यार, इनिशियली हमने तो खुद ग्राउंड जीरो से करा था। पहले हम कोई टूल्स देख रहे थे, जैसे वर्डप्रेस हो गया। हम सोच रहे थे पहले वर्डप्रेस पे बनाएंगे, फिर वर्डप्रेस पता लगा इतना स्केलेबल नहीं है। फिर हम दोनों ने साथ में पाइथन सीखी। पाइथन पे मैं फ्रंट एंड बनाता था, ये बैक एंड करता था। ऐसे करते करते हमने हमारी पहली वेबसाइट लॉन्च करी, फिर उसकी ऐप बनाई। फिर अभी हमने, और अब तो हमारे पास क्या टीम है और हमने फ्लटर पे स्विच कर लिया। और आजकल मैं कोड नहीं करता इतना, कुणाल ही ज़्यादातर टेक पार्ट दिखता है। CTO? हाँ जी, कह सकते हो। हाँ, तो स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज तो कैसे पता चला कि GCRC में आना है या फिर कुछ और प्लान्स थे पहले? मेरे को तो वैसे पर्सनली बताऊँ ना, मेरा तो एनडीए की तरफ थोड़ा फैसिनेटेड था मैं कि Defense? हाँ जी। उस समय मतलब लगता था कि अगर एनडीए में, क्योंकि हमारे घर में मतलब कुछ लोग हैं जिनका एनडीए में सिलेक्शन हो रखा है, तो एक रिस्पेक्ट थी उनके लिए सब मतलब पूरे घर में। तो मैंने पेपर तो दिया लेकिन पेपर में भी नहीं हो पाया तो फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया। जेई मेंस में भी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई कि कोई मतलब बाहर जाने का मतलब मन बने। फिर मैंने जयपुर में देखा कि अगर जयपुर में रहना तो जयपुर में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो JCRC। मैंने रीप के थ्रू फॉर्म भरा था, तो पहली प्रेफरेंस मैंने JCRC डाली थी और JCRC लकीली मिल गया। आपका भी सेम? हाँ, मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जेईई मेंस का। तो मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं थी। काउंसलिंग के दौरान मेरे को उत्तराखंड में एक कॉलेज मिला था
GFTI गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने सोचा कि एक और बार अटेम्प्ट देते हैं, जेई मेंस का कुछ अच्छा MIT जैसा कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन फिर भी उसमें भी क्लियर नहीं हुआ। फिर मतलब हमारे स्टार्टअप का आइडिया तो ऐसा है, जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था और इसका भी मतलब इसने भी कई सारे ऐप पब्लिश कर चुके था, तो हमने सोचा कि एक नया कुछ बनाते हैं जो नीड हो, जिसकी मतलब कोई बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हो उसको। तो फिर हमने ये इसका आइडिया फिर देवांग ने डिस्कस किया कि भाई हाँ। तो पहले दिन जब कॉलेज आए तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आओगे 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, नहीं यार। लड़कियाँ आ रही हैं, फिर वो वाला, या फिर क्या सीन था? नहीं, करण नहीं। जौहर वाली वाइब म्यूजिक, या फिर देवांग के तो कॉलेज में लड़कियां तो थी, मेरे कॉलेज में तो मैं नॉन कोविड है। इसका कोविड भी नहीं है, बॉयज कॉलेज है इसका। नहीं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं था। मैंने कुछ दिमाग में ऐसे नहीं सोच रखा था कि भाई कॉलेज में आके कुछ ऐसी वाइब होगी वगैरह, क्योंकि मतलब मेरे बड़े भैया हैं, मतलब मेरे से 1 साल सीनियर, मतलब वो JCRC में ही हैं, मतलब वो मेरे से 1 साल सीनियर है। तो वो ये मतलब JCRC आना था, तो उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि ऐसी नहीं कि कोई वाइब आ रही है कि आते ही बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, घूमने के प्लान बन रहे हैं वगैरह, ये सब नहीं। और हम थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप भी है, तो हमारे साथ क्या मतलब अधिकतर लोग, मतलब हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पाते, तो एक वो हमारे साथ एक एडिशनल प्रॉब्लम थी। तो तभी 9th क्लास से आप दोनों साथ ही हो? हाँ, 9th क्लास से हम बिल्कुल, हम दोनों की वाइब ऐसी मैच कर कि इंट्रोवर्ट मिल गए। तो उसके बाद क्या पहले दिन से सोचा था कि बनना तो एंटरप्रेन्योर ही है, या फिर नहीं, मतलब ऐसे कॉलेज में घुसे तब? कॉलेज में घुसने के बाद मतलब ये तो था कि कुछ करेंगे, लेकिन कॉलेज में आने के बाद इतना टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब जैसे हम आए उसके बाद से मतलब 75% अटेंडेंस मैंडेटरी थी, तो कॉलेज आना पड़ता था, असाइनमेंट्स थे, फिर हर 2 महीने 1-1.5 महीने बाद MTT होते थे, फिर 2 ऐसे 3-4 MTT होते थे। तो पहले साल तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पहले साल तो बस ये था कि कॉलेज आते रहो, एग्जाम देते रहो, रिजल्ट लेते क्या ही चल रहो। रहा है समझिए, फर्स्ट ईयर सबका कैसा निकलता है। हाँ, फर्स्ट ईयर मतलब इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन सेकंड ईयर हमारा लकीली तो मैं अपने लिए मानता हूँ कि कोविड आया। कोविड आने के बाद हमको स्टडी से काफ़ी ब्रेक मिला। हमको फिर हमारे जीवन में कि कॉलेज का जो एंगल था वो कुछ समय के लिए थोड़ा वैनिश हो गया। फिर हमने सोचा कि अब हम ऐप साइड बाय साइड पब्लिश करते रहते थे। हम ऐप बनाने का हमको शौक था। हमने 10-15 ऐप प्ले स्टोर पे वैसे ही डाल रखी थी, तो उनसे एक एडिशनल रेवेन्यू आता रहता था। किस टाइप के ऐप थे पहले, उससे डॉक्ट्यून से पहले? हम क्विज ऐप बनाते थे, गेम्स ऐप बनाते थे, जो ना थोड़े मतलब जो लोग अधिकतर जिनमें इंगेज रहते हैं, क्योंकि हम उसमें ऐड डालते थे, तो ऐड से मतलब हम मोनेटाइज करते थे हमारी ऐप को। तो उसमें ऐप गेम्स में इंगेजमेंट ज़्यादा रहता था, बच्चे काफ़ी खेलते रहते थे वगैरह, तो हमने उस टाइप के ऐप काफ़ी पब्लिश करते थे। लेकिन हमको जब गेम हम डालते थे तो हमको पता था कि मतलब काफ़ी जो चीज़ें ना रैपिडली हमको स्केल करनी आ गई थी, हमको ऐप को स्केल करना आ गया था। थोड़ा हमको पता लग गया था कि ऐप कैसे रैंक करते हैं, कैसे यूज़र्स आते हैं, यूज़र्स को क्या चाहिए होता है, क्या इंटरफेस वर्क करता है। तो हमारे कुछ चीज़ें पहले से सॉर्ट आउट थी हमारे स्टार्टअप करने से पहले, जो हमको काफ़ी हेल्प मतलब जो आपने सारे ऐप से सीखा वो पूरा आपने एंड में आके डॉक्यूमेंट्स में लगा दिया? हाँ, लर्निंग काफ़ी लगी उसमें। सो स्टार्ट किया तो क्या स्टार्ट से ही आप JIC के साथ थे, या फिर बाद में आके JIC से मिले? JIC के बारे में पहले दिन से ही सुन लिया था, मतलब क्या सीन था JIC के साथ आपका? पहले तो मैं बताऊँ, मैं कॉलेज से हूँ, JCRC फाउंडेशन से हूँ। JIC जब हमारे टाइम पे सिर्फ यूनिवर्सिटी में था, हमारे कॉलेज में JIC नाम का कुछ भी नहीं था। एक RTBI करके रूरल टेक्निकल कुछ ऐसे कुछ करके था, और फर्स्ट ईयर में मैं वहाँ पे इंटर्नशिप भी करता था एक स्टार्टअप में। हमारे कॉलेज का ही स्टार्टअप था, वहाँ पे मैं एज अ पाइथन डेवलपर इंटर्न करता था। तो लेकिन जब JIC ऐसा कुछ था नहीं, बस एक कोवर्किंग स्पेस थी, अब वहाँ पे आके काम कर सकते हो, और मतलब बस स्पेस दे रखी थी, बाकी मेंटोरशिप, फंडिंग, नेटवर्किंग कुछ भी नहीं था उसमें। तो जब हमने चालू करा तो कोविड टाइम पे तो हमने खुद ने ही चीज़ें बना ली, ऐप बना ली, डाल दी वगैरह। लेकिन मेरे को करीब 8 महीने बाद जब हमने चालू करा, 8 महीने बाद हमको अगस्त में पता लगा कि JIC करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स से रिलेटेड, मतलब स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, स्पेशली स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर पे ज़्यादा फोकस करती है। तो जब हमको पता लगा, हमको किसी व्हाट्सएप ग्रुप से पता लगा था JIC का एक्सेलरेटर प्रोग्राम आ रहा था। तो हमारे पास सर्कुलेशन आई थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमारे टीचर से बना रखा था कि कुछ एक स्टार्टअप का एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है और JCRC का ही है। तो फिर हमको पता लगा कि अच्छा, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कुछ ऐसे क्लब्स भी हैं हमारे कॉलेजेस में। क्या इम्पैक्ट रहा कि किस चीज़ में, किस एक्सपेक्ट आपका कौन सा एक्सपेक्ट उसमें सुधरा? मार्केटिंग सुधरी, क्या सुधरा, बेचना सीखा, फिर क्या सीन JIC ने क्या सिखाया? जब हम JIC के साथ जुड़े थे, जब तो हमारे पास हमने बस ऐप लाइव कर रखा था और कुछ यूजर्स थे हमारे पास।
तो और हमको उन यूज़र्स को मोनेटाइज करना मतलब ऐसा नहीं पता था, हमको मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि कभी हमने पहले मार्केटिंग ना हमारा बैकग्राउंड है ना हमने कभी करी थी। और मतलब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, हमको टेक्नोलॉजी साइड में हमको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती थी, क्योंकि हमने 2-3 साल से ही टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू करा था। और हमको बहुत चीज़ें जो थी हमको यूट्यूब से या गूगल पे सर्च कर करके उसमें बहुत दिमाग लगता था। तो हमको उन चीज़ों में मेंटोरशिप चाहिए थी कि एक हमारे साथ एक मेंटोर हो जिन्होंने कुछ ऐसी फील्ड में कर रखा हो जो हमको गाइड कर सके कि हम जो चीज़ कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं और उसको कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो जीआईसी में आने के बाद हमको काफ़ी मेंटोर से कनेक्शन मिली, हमको नेटवर्क एक्सेस मिला और ग्रांट सपोर्ट तो मिला ही है। इन शॉर्ट क्लियरिटी आ गई कि हाँ जी, कैसे हाँ करना जी। है, आप आगे हाँ जी, जाके हाँ जी। बना तो लिया, अब इसको आगे हाँ, वो स्केल अप रोड कैसे मैप करना जो है। था जो हम सोच रखे थे, वो रोड मैप हमारे दिमाग में था, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन जो उसका प्लान होता है उनको जीआईसी में आने के बाद पता लगा कि स्टेप बाय स्टेप आप इस फेजेस में आप कर सकते हो। सो जैसे कि डॉकट्यून्स, एक बार ऑडियंस को बता दो कि क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है पूरा। डॉकट्यून्स बेसिक शब्दों में आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ऑडियो बुक बना सकता है आपकी नेटिव लैंग्वेज में। जो हम जिस प्रॉब्लम के अक्रॉस जिस प्रॉब्लम से हमने ये वेंचर चालू करा था ना, वो थी लैंग्वेज बैरियर। कि कोविड टाइम पे ना हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते थे, क्योंकि फिजिकल बुक्स का कंसेप्ट खत्म हो चुका था। हमारे टीचर सारे नोट्स भेजते थे या हमको स्क्रीनशॉट्स भेजते रहते थे कि आप ये पढ़ते रहो ये पढ़ते रहो। तो हमको हमेशा एक ऐसा लगता था कि एक तो हमसे वो डायरेक्टली स्क्रीन से पढ़ा नहीं जाता था, हमको था कि या तो हमको कोई ऑडियो बना के देते, और हमको कभी कभी ना कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स में हमको लगता था कि यार ये कोई हिंदी में समझा दे, या कुछ कंसेप्ट थे तो हमको लगता था कोई हिंदी में हमको पढ़ के बता दे तो बेस्ट हो जाएगा। और हमको लगा था बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी काफ़ी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते होंगे। लेकिन जब हम दोनों ने साथ में मिलके मतलब देखा कि इंटरनेट पे ऐसे कौन कौन से सोल्यूशंस अवेलेबल है, तो हमको कोई सोल्यूशन ऐसा मिला ही नहीं। और हम सरप्राइज थे उस दिन कि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हमको फेस हो रही है तो लाखों और लोगों को हो रही होगी। फिर हमने डिसाइड करा था कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑडियो बुक बना सकता है आपकी ही नेटिव लैंग्वेज में, और आप उस पर स्पीड पिच और वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। वो मीन्स गूगल पे अपन सिर्फ डायरेक्ट डालते हैं और वो वॉइस डालता है, अपने को सेव करने का ऑप्शन नहीं देता। गूगल क्या है, गूगल आपको बाइफरकेटेड सॉल्यूशंस देता है। जैसे गूगल पे आप ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, आपको आपका टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको उस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को कॉपी करके टेक्स्ट टू स्पीच पे जाना पड़ेगा। टेक्स्ट टू स्पीच से आपकी ऑडियो बनेगी। उस ऑडियो बुक की आप स्पीड पिच और वॉइस सेलेक्ट नहीं कर सकते। गूगल की स्टैंडर्ड वॉइसेस रहती है, वो भी बहुत रोबोटिक होती है। तो आपके लिए वो एक तो एक्सपीरियंस बेकार है, एक आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस नहीं है। तो ये चीज़ें हम एड ऑन फीचर कर रहे हैं, मतलब हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑडियो बुक तक कन्वर्ट करने की जर्नी। उस जर्नी में हमको काफ़ी मतलब कस्टमाइजेशन ऑप्शन देते हैं, जैसे स्पीड सेलेक्ट कर लो, पिच सेलेक्ट कर लो, वॉइस सेलेक्ट कर लो। तो इस टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी हम 36 लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। आगे अभी हमने और 5-10 लैंग्वेज इंडियन वर्नाकुलर्स हैं जो हमने मतलब फिगर आउट करी हैं, और हमारे यूजर से हमको पता लगा कि इस मतलब ये लैंग्वेजेस भी हमको ऐड करनी है, तो अभी हम उन पे भी काम कर रहे हैं। सारी लैंग्वेजेस रीजनल है या फिर बाहर की भी कुछ लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, जर्मन वगैरह कुछ? 8 इंडियन लैंग्वेजेस है और बाकी जो 26 है वो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। ओके, सो लाइक अगर मेरे को एक नई लैंग्वेज, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से देखूं कि मेरे को एक नई लैंग्वेज ऐड करनी है, तो क्या प्रोसेस करते हो उसका? हाँ, तो हमारा एक एनएलपी मॉडल है, और अभी हमारा क्या आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन है। आईआईटी मद्रास के पास इंडिया का सबसे बड़ा डेटा है, मतलब स्पीच और ऑडियो, स्पीच से और लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो वो हमको डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको हमारे एनएलपी इंजन के थ्रू हम उसको ट्रेन टेस्ट करते हैं। ट्रेन टेस्ट करने के बाद जो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आता है हम उसको फाइन ट्यून करते हैं, उसके हिसाब से हम मोर एक्यूरेट ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसके टॉप ऑफ द डेट हमने एक खुद का हमारा एक मॉडल बना है, टेक्स्ट सेंटीमेंट डिटेक्शन एल्गोरिथम। उसमें क्या होता है कि आपकी जो टेक्स्ट का जो सेंटीमेंट होता है ना, वो एनालाइज करता है। सपोज कि आपने कुछ शब्द यूज करा, जैसे मोबिलिटी हो गई। अब मोबिलिटी का आप इन पर्सन मीनिंग देखोगे तो अलग है, लेकिन वो सेंटेंस में अगर किसी में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग अलग है। तो हमारा एल्गोरिथम उसका टेक्स्ट सेंटीमेंट डिटेक्ट करता है कि आप इस वर्ड का इस सेंटेंस में क्या मतलब निकल रहा है, तो आपको वही वो मीनिंगफुल ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। तो वो चीज़ें हमने फिगर आउट करी है ताकि मोर एडवांस ट्रांसलेशन आपको मिल सके। मींस ह्यूमनली टच मिल रहा है उसको एक। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मतलब हम कोशिश तो ये करते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करें। एक्यूरेट तो कोई भी नहीं कर सकता, ये बात हम भी मानते हैं, हमारी भी एक्यूरेसी अभी 84 पे हिट करती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए। आप 30 लाख आ गए, वो तो बढ़ ही जाएगी। बिल्कुल यार, बढ़ाएंगे, हर लैंग्वेजेस में बढ़ाएंगे। तो
कोई एक ऐसी चीज जो मतलब लगता है कि यार अगर डॉग ट्यून शुरू करने से पहले पता होती तो डॉग ट्यून्स इस टाइम पे और आगे होता। अभी भी काफी आगे, इतना पैसा मिल रहा है, हाँ हाँ इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है, बट कोई भी एक ऐसा रिग्रेट जो आपको हो कि यार अगर ये छोटी सी चीज या फिर ये चीज अगर भाई कोई पहले बता देता तो हम और जल्दी स्किल अप कर जाते। ये इस चीज़ में ना हमको एक चीज़ तो मेरे को पर्सनली लगती है ना कि हमने ना नेटवर्किंग में बहुत देर करी। हमने हमारा स्टार्टअप चालू करने के 6-8 महीने बाद हमने किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में या किसी इंक्यूबेशंस के साथ हमने टाई अप करा, और उससे पहले हम खुद ही काम करते थे, खुद ही फिगर आउट करते रहते थे चीज़ें कि ऐप को और कैसे स्केल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे बना सकते हैं। लेकिन हमको आगे चल के जब हम किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े तो हमको पता लगे कि ये चीज़ें ना बहुत कट डाउन हो सकती हैं अगर आप किसी अच्छे मेंटोर के साथ कनेक्टेड हो। हमने खुद ही चीज़ें फिगर आउट करी, हमने खुद ही, और हमको ऐसा लगता है कि वो 4-5 महीने का जो पीरियड है ना, वो किसी की एक कॉल से मतलब वो पीरियड बच सकता है। किसी ने आपको कॉल पे समझा दिया कि तुम ये चीज़ करोगे ना तो तुम इसकी वजह ये चीज़ करोगे तो तुम 4 महीने बचा सकते हो अपने। तो उस चीज़ में हमको ये रिग्रेट लगता है कि हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के काफ़ी समय बाद हम किसी अच्छी जैसे जीआईसी जैसी और एमएनआईटी जैसी, आई स्टार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काफ़ी बाद में जुड़े। अगर हम पहले जुड़ते तो हम काफ़ी और जल्दी स्केल अप कर लेते। मींस अगर नेटवर्किंग अगर आप पहले अच्छे से हाँ, नेटवर्किंग मेंटोरशिप। हाँ जी। सो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, आई स्टार्ट से आप, वो गवर्नमेंट का है, तो क्या सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से आपको? जैसे हमको किसी जैसे एक तो वो हमको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारा वहाँ पे ऑफिस सेटअप है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफिस सेटअप उन्होंने हमको दिया है ताकि, और हमारे एम्प्लॉयज़ वहीं पे बैठते हैं। बाकी नेटवर्किंग काफ़ी देते हैं, वो काफ़ी सारे इवेंट्स कराते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं। वो आते हैं, अपनी स्टोरी मतलब बताते हैं, उनसे हमको 1 on 1 कनेक्ट करने का मौका मिलता है। और मतलब किसी हमको टेक्नोलॉजी की साइड में अगर किसी से कुछ हेल्प चाहिए होती है तो वो अच्छी कंपनीज के साथ हमारा टाई अप कराते हैं जो उसी फील्ड में काम कर रही होती हैं। उनके ही सीईओ सीटीओ से हमको कनेक्ट कराते हैं ताकि हम मतलब कि उनसे मतलब बात कर सके और हम उनसे जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम क्लियर कर सकें। मींस अच्छी से अच्छी मेंटरशिप आपको मिलती है, सारी चीज आपकी क्लियरिटी मिलती है कि हाँ, आगे हाँ। क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा आपको आई स्टार्ट गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है सारी बिल्कुल, आई स्टार्ट, एमएनआईटी, जीआईसी, ये सारी। एमएनआईटी का क्या रोल है? एमएनआईटी से हम सबसे पहले एक्चुअली हम एमएनआईटी से जुड़े थे, और एमएनआईटी क्या राजस्थान का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर है। तो मतलब जब हमको ये चीज़ पता लगी, और हमारे यहाँ पे एमएनआईटी में पहले से ही कुछ कनेक्शंस थे, हमारे कुछ नोन वहाँ पे एज ए स्टूडेंट भी हैं, और मतलब हमको पता था कि वो एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर है। तो हमने उनको रीच आउट करा और उन्होंने हमारी पिचिंग सेशंस लिए, उन्होंने हमारा थोड़ा बिजनेस मॉडल रीडिफाइन कराया, उन्होंने काफ़ी अच्छे मेंटोरिंग हमको प्रोवाइड करी, मार्केटिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। तो उन्होंने हमको इनिशियल जो हमको मेंटोर्स थे वो उन्हीं ने प्रोवाइड करे थे, और बाकी फिर हम उसके बाद जीआईसी के साथ जुड़े तो जीआईसी ने भी हमको काफ़ी सारे मेंटोर प्रोवाइड करे। सो बेसिकली अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ, बडिंग स्टार्टअप, हम्म। तो उसके लिए क्या एडवाइस है? मींस कहाँ से मैं क्या देखना शुरू करूँ? मतलब मेरे को आज कोई आइडिया आया, हाँ। तो उसको कैसे स्किल करना है, किस चीज़ पे मेरे को पहले जाना है, हाँ। रिसर्च करनी है, क्या करना है, तो उसके बारे में थोड़ा। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले ना आपको उस आइडिया को वैलिडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैलिडेट मतलब आप अपने जो जो आपको लगता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस है ना, उन्हीं यूज़र से आप बात करो, उनकी प्रॉब्लम को डीप डाइव करो कि मतलब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बेटर कैसे कर सकते हो, फास्टर कैसे कर सकते हो, चीपर कैसे कर सकते हो। इन चीज़ों में आप उनको मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, और आप उनसे ये चीज़, जब आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उस चीज़ को पे करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर पे इनिशियली नहीं कर रहे तो आपका प्रोडक्ट अभी जो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उनसे अच्छा है कि नहीं है। तो ये चीज़ें ना आपको जब आप कंज्यूमर से, आप अपने टारगेट ऑडियंस से बात करते हो तभी आपको वो चीज़ें पता लगती है। तो मेरे को पहले ऐसा लगता है कि आपको ना, एक तो बहुत जो मैं स्टार्टअप से आजकल मिलता हूँ ना, जो मतलब जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो मेरे को लगता है कि गलती ये करते हैं कि वो डे वन से ना ऐप बनाने लग जाते हैं, वेबसाइट बनाने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये बहुत रॉन्ग स्टेप है। आपको ये चीज़ें आगे चल के होती रहेंगी, लेकिन पहले आप अपनी जिस कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जिसके लिए सॉल्व कर रहे हो, उसके बीच में आपका एक कनेक्शन होना चाहिए कि आप वो प्रॉब्लम सही में एग्जिस्ट करती है कि आप ही को लगता है वो प्रॉब्लम हो। बहुत काफ़ी हमारी भी काफ़ी हाइपोथेसिस थी जब हमने चालू करा कि नहीं यार, यूजर्स को ना ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमको बाद में जाके पता लगा कि नहीं, ये तो यूजर्स को चाहिए नहीं था, हमारी हाइपोथेसिस हम सोच रहे थे जो गलत साबित हुई। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको प्रॉब्लम वैलिडेट करनी है कि वो प्रॉब्लम सही में एग्जिस्ट करती है, और आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, और एक्सपर्टीज़ है तो उस चीज़ को यूज़र पे करने के लिए तैयार है कि नहीं।
अगर आप इन 3 स्टेप पे सोचोगे ना तो प्रॉब्लम वैलिडेट हो जाएगी, फिर आप उसके बाद आपकी वेबसाइट बना सकते हो, एक ऐप बना सकते हो, अगर आपका ऐप बेस्ड प्रोडक्ट है तो आप फिर यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको वैल्यू आप किसी पे चैनल से प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन पहले प्रॉब्लम वैलिडेट करना। मींस इन शॉर्ट, मन में कहानियां मत बनाओ, जाओ हाँ अपने 10-15 दोस्तों को पकड़ो जो ब्लंट ओपिनियन दे सकें, हाँ कि मतलब आपकी शुगर कोटेड चीजें ना बोलें कि यार अच्छा हाँ तू कर ले मैं भी कर लूंगा साथ में। ऐसे लोग ढूंढो जो हाँ डायरेक्ट बोल दे कि नहीं भाई नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इसी में कि आप ना ये जो प्रॉब्लम हो ना अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ कभी शेयर मत करो, क्योंकि वो आपको नहीं बताएंगे कि अगर आपने कुछ अब्रप्ट प्रॉब्लम भी उठा ली तो वो आपको नहीं बताएंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं चलेगी या इसके 10 सोल्यूशन अवेलेबल है। आप डायरेक्ट उसी कंज्यूमर से बात करो जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हो, आप उनके ओपिनियन लोगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन देंगे जो आपको मतलब आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। मीन्स उसी हिसाब से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हम्म। हाँ अगर वो कुछ चेंजेस बता रहे हैं कोई हम्म। नई चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर आइडिया ड्रॉप तो आई डोंट होप कि किसी को आइडिया ड्रॉप करना पड़े ऑब्वियसली। नहीं लेकिन बहुत आइडिया ड्रॉप नहीं, वो आइटरेशंस होते रहते हैं, पिवट होते रहते हैं। हम मतलब हम भी मतलब 1 साल पहले कुछ और कर रहे थे, हम आज कुछ और कर रहे हैं। हमने भी इंटरनली काफ़ी पिवट करे और पिवट बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब आपको ग्रो करने के लिए आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो सारे सही नहीं होंगे, आप गलत होगे, फिर आप कुछ नई चीज़ आइटरेट करोगे, मार्केट में लॉन्च करोगे, फिर आप उसके फीडबैक मिलेंगे। तो एक चेन है, ये एक साइकिल है, ये हाँ। आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। टाइम के साथ इम्प्रूव करना हाँ, ही पड़ेगा। आप एक चीज़ के पीछे स्टिक नहीं रह सकते कि आपने जो चीज़ आप डे 1 से चालू कर रहे हो, आप वो डे 200 पे भी कर रहे हो। आपको वो बीच में चीज़ें आइटरेट करनी पड़ती है। हाँ जैसे अगर मैं 6th क्लास में था तो मैं कुछ अलग पढ़ रहा था, 10th में हाँ। तो अलग पढ़ रहा, तो ऐसे टाइम के साथ हाँ, चीजें चेंज टाइम करनी हाँ, पड़ती बिल्कुल है। मार्केट की मतलब मार्केट की डिमांड चेंज होती है, यूज़र्स की डिमांड चेंज होती है, मार्केट में कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जो उसी से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत चीज़ें जो होती है, जो मार्केट डायनामिक्स इन सब पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे आज से 12-15 साल पहले इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा हाइप हाँ, थी। बिल्कुल। इस टाइम पे सीएस वालों की ज्यादा हाइप है, आने वाले पे एआई वालों की होगी। आने वाले पे एआई वालों की होगी। बिल्कुल, तो ये चीज़ आपको मार्केट, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, आपको मार्केट फोरकास्ट भी करना चाहिए, आपको वो दूरदर्शिता होनी चाहिए, कि आगे क्या फोर होने साइटेड वाला है। आपकी विजन होनी चाहिए कि हाँ आगे 5 साल बाद इस कंपनी का क्या विजन होगा और क्या यूज़र में वो चीज़ें इनकलकेट होंगी, डेवलप होंगी जो हमारे बिजनेस को और स्केल कर सके। तो ये चीज़ें आपको डे 1 से सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जब काम करोगे आपको अपने आप वो चीज़ें दिखती रहेंगी कि हाँ आगे चल के इस प्रोडक्ट की ये भी मतलब नीड हो सकती, मतलब और हम इस चीज़ में भी अपना प्रोडक्ट को मतलब यूज़ कर सकते हैं या हम स्केल कर सकते हैं। सो अगले 5 साल का क्या सोचा है? 30 अंदर 30 फोर्ब्स में ऐसा कुछ प्लान है कि यार थोड़ी सी फेम भी चाहिए मेरे को थोड़ा? फेम तो यार हम तो, मेरे को नहीं लगता कि हम उस टाइप के कि हमको भाई फेम चाहिए। नहीं, आप सिंपल सी चीज़ है, आप जितनी अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं कि फंडिंग हो गई, वैल्यूएशन हो गई, फोर्ब्स हो गया, ये सारे रिकग्निशन पीछे पीछे आते हैं। अगर आप अपने स्टार्टअप को जल्दी स्केल कर रहे हो, यूजर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और टीम अच्छी है आपकी, तो ये चीज़ें पीछे पीछे आती रहती। कोई बड़ी बात, हमने जब चालू करा था तो हमको नहीं पता था हमको 30 लाख का ग्रांट मिलेगा, हमको नहीं पता था हमको और भी 10-15 लाख रुपए के अलग ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट मिलेगा या हमारी इतनी अच्छी रिकॉग्निशन होगी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन में, हमको नहीं पता था। हमने यूज़र पे फोकस करा, यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, करते 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 ये चीज़ें साइड बाय साइड हमारे ऐड ऑन होती रही। हमने डे 1 से नहीं सोचा था कि भाई हमको इतनी की फंडिंग उठानी है, फिर हमको ये करना है वो करना है। हमने तो बस एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसको वैलिडेट करा, यूजर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करा और उसके बीच में हमने वो सोल्यूशन को डेवलप करते रहा यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे स्टार्टअप वर्ल्ड का सबसे हाइप वर्ड शार्क टैंक, हाँ। क्या सोचा है? शार्क टैंक पे जाना है या फिर पहले ट्राई किया है? क्या सीन है शार्क टैंक का? आपको शायद पता हो नहीं बताओ, लेकिन हम शार्क टैंक में गए थे। ओके। हम शार्क टैंक के फेज 4 में हमारा सिलेक्शन हुआ था। हम दिल्ली गए थे 2 बार, हमारे वहाँ पे ऑडिशंस हुए थे और हम मतलब शार्क टैंक में हमारा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम था। वेटिंग लिस्ट मतलब कि जो कंपनीज का पहले ही शार्क टैंक में मतलब जिनको ऑफर मतलब मिल रखा है कि हाँ आपका तो ऑन एयर जाएगा, अगर वो कंपनी बैक ऑफ करती है एंड मोमेंट पे कि नहीं, या उनके कुछ ट्रेजेडी हो जाती है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, वो नहीं मतलब ऑन एयर मतलब वो नहीं कर पाते शूट अपना खत्म, तो उनकी जगह फिर हमको मौका मिलता। तो हमारा वेटिंग लिस्ट में 4th नंबर पे नाम था, लेकिन वो कोई भी कंपनी ने बैक ऑफ नहीं करा। वो शायद 112 कंपनीज थी, वो सारी की सारी आई थी, उन्होंने किसी ने भी मतलब बैक ऑफ नहीं करा था, उनकी सारे मतलब फाउंडर्स थे वहाँ प्रेजेंट। थर्ड सीजन में कुछ अप्लाई करने का है या फिर नहीं, बस अब नहीं करना? शार्क टैंक मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमारे स्टार्टअप का मतलब
कि हमारे स्टार्टअप को उस मंच की ज़रूरत है। मतलब जैसे कुछ D2C ब्रांड्स होते हैं, कुछ टेंजेबल जो चीज़ें होती है ना, वो शार्क टैंक पे जल्दी स्केल हो सकती है, क्योंकि लोग उनसे जल्दी कनेक्ट कर लेंगे। अभी ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस वगैरह ये सब होते हैं, लोग जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप शैम्पू बेच रहे हो तो जो टीवी पे ऑडियंस देख रही है उनको पता है कि हाँ भाई शैम्पू है, ये हेयर लॉस कम करेगा, डैंड्रफ कम करेगा वगैरह, तो वो चीज़ें मतलब शार्क टैंक पे जाने पे लोगों को जल्दी मतलब उनसे कनेक्शन फील होता है। लेकिन एक ऐप बेस्ड सोल्यूशन आप लेके जाओगे ना, तो वो लोग जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। और शार्क टैंक में अधिकतर जो पिचेस आती हैं वो इनसे रिलेटेड आती भी नहीं है, वो D2C प्रोडक्ट्स की आती हैं। तो उसमें हमको नहीं लगता कि मतलब ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए वो एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन वो हम राइट स्टार्टअप नहीं है शायद उसके लिए। हाँ, आज काफी सारे स्टार्टअप वहाँ सिर्फ मार्केटिंग के लिए भी जाते हैं, तो आप लोगों ने कभी आइडिया आया कि यार थोड़ी सी मार्केटिंग के लिए आगे जाते हैं शार्क टैंक में, ऐसा कुछ कि मार्केटिंग कभी कभी बैकफायर भी करती है, तो वो उस चीज़ का भी एक डाउन साइड है। लेकिन मार्केटिंग के लिए मेरे को नहीं लगता आपको शार्क टैंक पे जाना चाहिए। ओके मार्केटिंग तो आपके पास 10 चैनल्स और है करने के लिए, आप मतलब कर सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता, हम नहीं है कि हम मार्केटिंग के लिए हम वहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे जाएं और मतलब वो चीज़ हमारे कभी दिमाग में नहीं है। सो आने वाले 5 साल में क्या प्लान है डॉक्यूमेंट्स को लेके, क्या करना है, किस एरियाज में ग्रोथ करना है, कितने कस्टमर्स बेस लाना है? इस टाइम पे आई थिंक आपके 50,000 डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे। 1 लाख। ओके सॉरी, सो मेरा डेटा गलत था, 1 लाख डाउनलोड्स हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। 1 लाख डाउनलोड्स हैं, तो अगले 5 साल में कितने डाउनलोड्स चाहिए, क्या सीन है, मतलब किस और एरियाज में आप इंप्रूव करने वाले हो? आपने अभी बोला पिवट, तो आगे जाके मतलब कौन से और नए एक्सपेक्ट्स आप अपने उसमें ऐड करने वाले हो? जैसे यूजर्स की टर्म में तो 5 साल तक मैं आपको नहीं बता सकता कि हम कितने यूजर्स एक्वायर करेंगे। मैं आपको हमारी जो हमने जो अभी तक चीज़ें फिगर आउट करी है कि ऑडियो का मार्केट 30% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। उसका कैगर जो होते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 30% है ऑडियो की, और ऑडियो कंजम्पशन आगे चल के बढ़ने वाला है। तो हमारा ये हम सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम अभी B2C में तो है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कर सकते हो। हम B2B कोलैबोरेशंस भी इसमें फिगर आउट कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको उसको ऑडियो में करना है या उनको ट्रांसलेट करना है, तो हम उस चीज़ में भी हम अपना सोल्यूशंस को अपने सोल्यूशन को देखते हैं कि हाँ मतलब हमारा एक वो राइट फिट बैठ सकता है। और हमारा वीडियो फील्ड में जाने का भी हम उस चीज़ में हमारी अभी R&D चल रही है। हम वीडियो डबिंग, वीडियो ट्रांसलेशन की तरफ भी सोच रहे हैं, क्योंकि वीडियो का मार्केट भी काफ़ी बढ़ रहा है और वीडियो ट्रांसलेशन जो है अभी सर्विस काफ़ी नई है। इसको एक बार समझा दो कि वीडियो ट्रांसलेशन में क्या होने वाला है, कैसे करने वाले हो उसको? क्या ठीक है, सीन उसका? जैसे अभी अपना ये अपन रिकॉर्डिंग शूट कर रहे हैं, अभी हाँ। अपन मोस्ट प्रोबेबली हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तमिल में बैठा हुआ इंसान है, उसको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, उसको ये है कि ये पॉडकास्ट मेरे को अपनी भाषा में सुनना है। तो उस आपके जो पॉडकास्ट को है ना, हम टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग उसको बाइफरकेट करके उसको ट्रांसलेट करके तमिल या तेलुगु जिस भी लैंग्वेज में उसको सुनना है, उसी के टाइम स्टैम्प पे अकॉर्डिंग आपकी एक वॉइस का सैंपल डल जाएगा, आपको अपना पॉडकास्ट बेसिकली तमिल में हो जाएगा। ओके सो हाँ, जो आप जो चीज़ बोल रहे हो वो तमिल में आप बोलोगे, लिपसिंग आप हिंदी में करोगे, लेकिन उसके नीचे वो मतलब आप उसको सुनाई तमिल में देगा। अच्छा वो सारी डबिंग चीज़- जैसे होते हैं ना, बस डबिंग है, डबिंग में एक ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है और हमारा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है, तो वो स्केलेबल जाता है। भी कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा कि जिसकी वजह से आपको लगा हो कि इसने बहुत हेल्प किया मेरे को डॉक्यूमेंट्स को करने में, भैया के अलावा? भैया के अलावा खुद ही है भाई, खुद ही करना पड़ता है, और तो कोई नहीं है भाई। कौन इतना दिमाग लगाएगा किसी और प्रोडक्ट पे? लेकिन ठीक है यार, फैमिली का सपोर्ट रहा, बस मैं वो कह सकता हूँ कि मतलब कभी भी हम पे कुछ ऐसे डाउट नहीं करा कि भाई क्या कर रहे हैं। पैसे तो अभी मिलने लगे हमको, हम करते हुए 1.5 साल से रहे, लेकिन कभी भी घर वालों ने नहीं पूछा कि मतलब इसका क्या आउटकम होगा या तुम कर रहे हो ये चीज़ सही में है। प्लेसमेंट हम छोड़ के बैठे हैं। प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, प्लेसमेंट जरूरत भी नहीं है ना, प्लेसमेंट हम आप दे रहे हैं placement बल्कि दे रहे हो सबको। हाँ, तो वो ये कि मतलब जब हमने चालू करा था, हमने डे 1 से सॉर्टेड थे कि कम से कम कंपनी 5 साल तो चलानी है। 5 साल में कुछ भी आउटकम निकले, हम कुछ भी नहीं कमाए, हमको कुछ भी नहीं मिले, लेकिन हमको अगर हमने चालू करा है तो कम से कम 5 साल तो देना है। और ये होता है, आप ये नहीं हो सकता कि आप अभी चालू करा, आपको 6 महीने बाद आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपने क्विट कर दिया। ये एक ऑप्शन मेरे ख्याल से कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो टारगेट सेट कर रहे हो ना, वो मान के चलो कि वो नहीं होने वाला, डेफिनेट बात है। वो हम भी जो 6 महीने बाद हमारा जो सोच के चलते हैं वो नहीं होता, और कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कभी पाइपलाइन में होती नहीं है। 30 लाख हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमको मिले। हाँ, हम मेरे को अच्छे से आते हैं। हम जब पहली बार GIC पिच करने आए थे, हमारा एक्सीलेटर 4.0 की हमारी पिचिंग सेशन थी,
50,000 रुपये सब 8 कोई टॉप स्टार्टअप्स को मिले, टॉप 8 स्टार्टअप्स को मिले थे। तो हम जिस रूम में बैठे थे ना, वहाँ पे हमारी जिस दिन हमारी, मेरे को आज भी डेट याद है, हमारी 4 अक्टूबर को हमारी पिच थी और 1 अक्टूबर को फंड डिस्बर्समेंट था मीती स्केल अप वाले ग्रांट के लिए। वो 1 करोड़ रुपए का ग्रांट डिस्बर्समेंट था, 40 लाख एक स्टार्टअप को मिले थे और 2 को 30 लाख रुपए मिले थे। और उनकी फोटो हमारे जस्ट सामने थी, क्योंकि सब बता रहे थे कि इन स्टार्टअप को मिले हैं पैसे। तो हम बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि यार भाई इतने पैसे मिल रहे हैं या ये ग्रांट मिल रहा है तो फिर तो जीवन सॉर्टेड है। लेकिन आज हमको वो ग्रांट मिल गया और आज हमको, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमको वो फील नहीं आता, हमको अब वो चीज कुछ भी नहीं लगती। हम कहा ठीक है मिल गए, अब मतलब वो चीज ये ग्रोथ, हाँ मेहनत का मिला है आपने कुछ ऐसा। हाँ मतलब ये ग्रोथ आपको होती है कि जो 1 साल पहले जो हमारा सपना था वो आज जो हमको मिल गया, वो हमारे लिए आज कुछ भी मैटर नहीं करता। हमको लगता है कि ठीक है ये जो हो गया, अब इतना मतलब इसको लेके नहीं बैठना कि भाई ये मिल गया। अब हमको आगे देखना है, अब हमको 30 लाख को 30 करोड़ बनाना है, 300 करोड़ बनाना, मतलब ये एक दिमाग में रहती है चीज़ें। कुछ आप एक ऐसी नई एडवाइस देना चाहोगे नए एंटरप्रेन्योर्स को, ऑडियंस को हमारी? कुछ ऑडियंस के लिए तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ बग है कि भाई ये चीज़ मेरे को लगती है कि चीज़ बड़ी बन सकती है या ये चीज़ मेरे को एक बार करनी चाहिए, तो मतलब उसको सोचो मत, उसको डे 1 से एग्जीक्यूट करो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम आज इधर बैठे ना, तो हमने कभी सेकंड थॉट नहीं लाते दिमाग में। अगर हमको लगता है गेम बनाना है तो हमको नहीं पता कैसे बनाना है, लेकिन बनाना है तो बनाना है, हम पीछे पड़ गए तो बनेगा वो ये कि मतलब अगर आपको चीज़ लगती है कि मतलब आपको चीज़ समझ में आ रही है कि ये चीज़ बड़ी बन सकती है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप इसको राइट पर्सन ना सॉल्व करने के लिए, तो वो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और आपको उसी दिन करना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि आप किसी के विषय में सोचो कि मेरे साथ कोई जुड़ेगा तो मैं करूँगा या मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं करूँगा, ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 10 लोग आपको पैसे देने भी आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बस। लेकिन आपको चालू करना है, आपको वो एग्जीक्यूशन आपका स्ट्रांग रखना है कि पीछे नहीं हटना कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने में अगर कोई चीज़ नहीं, अगर आपने कुछ सोचा है कि 6 महीने ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं क्विट कर दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम वो 5 साल का या 3 साल का तो कम से कम टारगेट होना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ ना मैं तब भी करूँगा। तो ये एक चीज़ मेरे को लगता है कि एक तो स्टार्ट अर्ली फेल अर्ली है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फेल होगे, आइट्रेट करोगे, पिवट करोगे, फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो वो चीज़ है, मतलब चालू जल्दी करो, बस सोचो मत। अगर मन से आवाज आ रही है ना कि करना है तो फिर करना है, सोचना नहीं है किसी का। सो दिस वाज आवर कन्वर्सेशन विद डॉग ट्यून्स। थैंक यू।